दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे सैम एजुकेशन चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 18 का जो हम डिस्कस किए थे कार्य वाले पार्ट पे। तो आज सेकेंड पार्ट में चैप्टर 18 के कॉन्ट्रैक्ट्स के जो भी पॉइंट्स हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट्स का जो पहला पॉइंट है जो शब्दावली में आप देखेंगे तो पहला है ठेका। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट दरअसल होता क्या है कि अगर दो पक्ष होंगे और उन दोनों पक्षों के बीच एक लिखित समझौता, जिसे हम इकरारनामा भी कहते हैं, एक इकरारनामा करेंगे जो कि कानून के द्वारा उसको मान्यता मिला हुआ है, तो वही कहलाता है आपका ठेका। मतलब दो पक्षों के मध्य एक ऐसा लिखित समझौता पत्र जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो दोनों पक्ष होते हैं वो दोनों अपना उसमें क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, दोनों पक्ष में सिग्नेचर करते हैं, ऐसा ही सिग्नेचर करते हैं, दोनों पक्ष उसमें सिग्नेचर करते हैं। क्या होगा इसमें, एक पक्ष क्या करेगा, कार्य करेगा और दूसरा पक्ष क्या करेगा, उस कार्य का पेमेंट करेगा। अब देखिए, जो ठेका होता है, ठेके के अंतर्गत आपका निर्माण कार्य हो गया, मरम्मत हो गया, सामान की सप्लाई ढुलाई हो गया, लेबर का मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें आपका कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया जाता है। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं। अगर एक सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो जो कॉन्ट्रैक्ट का वर्क है उसको जो कराएगा वही कहलाएगा कॉन्ट्रैक्टर। सीधी सीधी बात है। या तो कोई व्यक्ति होगा, या तो कोई फर्म होगी, या तो कोई पार्टी होगी जो किसी समझौते का मतलब जो किसी टेंडर के जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत निर्माण कार्य कराएगा। निर्माण कार्य में आप देखते हैं या तो मरम्मत होगा, सामान की सप्लाई ढुलाई, कुछ भी हो जाएगा, तो जो उस कार्य को करेगा वही कहलाता है ठेकेदार। ठेकेदार के लिए अगर कोई भी व्यक्ति वयस्क होगा, देश का नागरिक होगा, उसका जो कैरेक्टर होगा वो गुड कैरेक्टर वाला होना चाहिए और आवश्यक पूंजी को वो क्या कर सके, कलेक्ट कर सके, तो वो व्यक्ति अपना नाम विभाग में ठेकेदारी के लिए पंजीकृत करा सकता है, उसके लिए अप्लाइड कर सकता है ठेकेदार बनने के लिए। फिर बात आती है निविदा टेंडर। और टेंडर क्या होती है? देखिए, यह किसी व्यक्ति पार्टी द्वारा लिखित रूप में पेश किया गया प्रस्ताव है। अब इसमें क्या होगा, अगर किसी को कोई कार्य करवाना है तो क्या करेगा, वो लिखित में एक क्या रखेगा, प्रपोजल रखेगा, प्रस्ताव रखेगा, जिसमें वह व्यक्ति या जो व्यक्ति या पार्टी होगा किसी निर्माण कार्य या सामान की सप्लाई आदि को निर्धारित दरों पर तथा निश्चित समय में उसको करवाने के लिए, निश्चित समय में पूर्ण करने के लिए क्या करता है, प्रपोजल देता है। टेंडर में आप एक प्रकार से ये समझिए, अगर हमें कोई कार्य करवाना है तो हम क्या करेंगे, लिखित रूप में एक प्रस्ताव रखेंगे और उसी प्रस्ताव पे, उस प्रस्ताव का एक रेट जो होगा, निर्धारित रेट फिक्स होगा और उसकी टाइमिंग फिक्स होगी। उस टाइमिंग में उस कार्य को फिक्स करना, यही कहलाता है आपका टेंडर या निविदा। फिर बात आती है धरोहर धनराशि या बयाना। जनरली आपने बयाना सुना होगा। अगर कोई भी कार्य आपको करवाना है या भी कोई भी, अगर आप कोई भी सामान बेचते हैं तो आप देखते हैं कोई भी खरीदार आता है तो आप उसमें उससे ये कहते हैं कि अगर आपको ये लेना है तो आप इतना बयाना दे दीजिए, अदरवाइज हम दूसरे को बेच देते हैं। वो बयाना देता है एक टाइम के लिए और फिर अगर उस टाइम तक नहीं आता तो उसका बयाना आप रख लेते हैं और वो सामग्री आप किसी और को बेच सकते हैं। वही टेंडर यहाँ, सॉरी, अर्नेस्ट मनी यहाँ भी है। निविदा के साथ बयाना के रूप में कुछ धन जमा करना होता है। अगर आप टेंडर ले रहे हैं तो उसके साथ आपको, अगर ठेकेदार टेंडर ले रहा है तो उसको भी कुछ पेमेंट जमा करना पड़ता है ताकि निविदा दाता कार्य के प्रति सत्यता निभाए, ताकि वो क्या करे, अपनी बातों से वो मुकर न जाए। इसलिए क्या करते हैं, कोई भी टेंडर अगर आप दे रहे हैं तो उसके साथ कुछ आप धन जमा करवाते हैं। इसे क्या कहते हैं, धरोहर धनराशि कहते हैं। और जो भी निर्माण कार्य होता है उसका लगभग 2% ये जो बयाना होता है, धरोहर धनराशि, अर्नेस्ट मनी जिसे आप कहते हैं, 2% आप जो पेमेंट होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो गया तो उसका जो 2% होता है वही आप उसको बयाने के रूप में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतिभूति धनराशि या जमानती धनराशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए, जब भी कोई ठेकेदार का जो टेंडर होता है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठेकेदार के थ्रू अगर टेंडर एक्सेप्ट करता है तो उसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। उसे क्या करनी पड़ती है, जमानती धनराशि उसको जमा करना पड़ता है। अब देखिए, जो जमानती धनराशि होता है वो टोटल जो उसकी लागत होती है उसका 10% होता है जो ठेकेदार जमा करता है। मान लीजिए अगर 1 करोड़ है तो उसको 10 लाख रुपए उसमें जमा करने पड़ेंगे। जो प्रतिभूति धनराशि या सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो इस बात की गारंटी देता है कि ठेकेदार जो होगा वो कार्य को समय से और जो विभाग की विशिष्टीय स्पेसिफिकेशंस है उसके अकॉर्डिंग, जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, और जो वर्क होगा वो आपका अच्छा होगा, संतोषपूर्ण कार्य की गारंटी को देता है।
अब बात आती है, अगर आपको ठेका आवंटित करना है, ठेके का आवंटन करना है, किस तरीके से आप ठेका को आवंटित करेंगे, किस तरीके से ठेका आप देंगे या किस तरीके से ठेका आप बांटेंगे। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस तरीके से हैं। फर्स्ट ये है कि आप क्या करेंगे, ठेका अनुबंध पत्र तैयार करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि उसमें एस्टिमेटिंग, उसकी प्लानिंग जो भी है ठेका अनुबंध पत्र में आप उसको रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, निविदा सूचना टेंडर नोटिस का प्रारूप बनाएंगे। टेंडर नोटिस का प्रारूप बनाने के बाद आप टेंडर आमंत्रित करेंगे, निविदा आमंत्रित करेंगे। तो जो विभिन्न ठेकेदार होंगे वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अपना अपना कोटेशन भर के टेंडर्स देंगे। फिर बात आती है निविदाएं टेंडर खोलना। अब फिर क्या होगा, उन सभी के सामने टेंडर खोला जाएगा और उसमें से किसी एक का टेंडर एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर उस टेंडर जो ठेकेदार होगा और जो मान लीजिए कोई व्यक्ति होगा तो उसके बीच अनुबंध होगा और फिर क्या करेगा, वो ठेका देगा। इस तरीके से ठेके का आवंटन होगा। अब देखिए ये जो 5 पॉइंट है, अगर आपसे पूछ लिया ठेका आवंटन की प्रक्रिया क्या है, तो आप इस 5 पॉइंट पे बहुत सी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो ये हो गया। नेक्स्ट है ठेका समाप्त करना, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कब आप ठेके को समाप्त कर सकते हैं? देखिए ठेका आप इन कंडीशंस में समाप्त कर सकते हैं। कब? जब ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़ करके लापता हो जाए तो आप टेंडर समाप्त कर सकते हैं। अगर कार्य पर संतोषजनक प्रगति ठेकेदार ना दे तो भी आप टेंडर समाप्त कर सकते हैं। ठेका के शर्तों का अगर ठेकेदार पालन नहीं करता तो आप ठेका समाप्त कर सकते हैं। अगर ठेकेदार विभाग को जानबूझ करके नुकसान दे तो ठेका निरस्त कर सकते हैं। अगर ठेकेदार झगड़ालू या मारपीट करने वाला हो तो भी आप ठेका समाप्त कर सकते हैं। अगर ठेकेदार दिवालिया घोषित हो गया हो तो आप ठेका समाप्त कर सकते हैं। अब बात आती है ठेका में क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष हैं। तो सबसे पहले हम गुण पे डिस्कस करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को ठेका दे देंगे तो जितने भी सामान की व्यवस्था होगी, जितने भी श्रमिक की व्यवस्था होगी, जितने भी यंत्र की आवश्यकता होगी, ये सब ठेकेदार खुद करेगा, आपको कुछ नहीं करना। अब देखो विभाग की इसमें जिम्मेदारी क्या बन जाती है। विभाग क्या करेगा, कार्य की प्रगति को देखेगा, उसकी गुणवत्ता को देखेगा, तो विभाग के ऊपर से लोड कम हो जाता है। अब देखिए न्यूनतम दर पर कार्य, न्यूनतम दर पे कार्य का मतलब ये है कि जब आप टेंडर निकालेंगे तो कई लोग अपना कई ठेकेदार उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप जो उसमें से कम धनराशि वाला होगा उसको आप टेंडर देंगे। जाहिर सी बात है आपका बेनिफिट जहाँ होगा उसी को आप टेंडर देंगे, तो उसमें आपका न्यूनतम दर पे कार्य भी हो जाएगा। निर्धारित समय पे कार्य। अब देखिए टेंडर में ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस के अनुसार वो चीजें होती है और उसकी स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा और टाइमली आपका कार्य पूरा हो जाएगा। अब इसके डिमेरिट्स क्या क्या है, दोष क्या क्या है। ठेकेदार क्या करता है, अधिक लाभ के लिए दाढ़ी मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देता है। ठेकेदार बीच में कार्य को छोड़ करके भाग जाता है, तो ये उसके दोष हैं। ठेकेदार अनुचित लाभ के लिए, अनावश्यक लाभ के लिए विवाद करे, ये उसका डिमेरिट्स है। बड़े निर्माण कार्य में जो ठेका की पद्धति है वो आपका वर्केबल नहीं होती है। तो ठेका कॉन्ट्रैक्ट्स में जो जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट्स निर्माण कार्य था, ठेके का चैप्टर था, वो इस तरीके से समाप्त हुआ। तो अगर कोई पॉइंट्स में नहीं समझ में आता है तो आप एक बार कमेंट्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और हम ये चाहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में इस लॉकडाउन में ये जो हमारा साइम एजुकेशन चैनल है और CMED का मोस्टली 18 चैप्टर कवर हो चुका है। कुछ चैप्टर्स और बचे हैं जिन पे हम बहुत जल्द ही इसको भी रिकवर कर लेंगे।